अस्थाई ऊतक, क्या बोलते हैं इसको, परमानेंट टिश्यू। अब इसमें सबसे पहला बिंदु आपके दिमाग में क्या आना चाहिए बच्चा, कि ये अस्थाई ऊतक बने कैसे, बताइएगा जरा। विभाज्य ऊतक की कुछ कोशिकाओं ने विभाजन करना बंद कर दिया था, तो वे कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, अस्थाई ऊतक। यानी कि इनका निर्माण, इनकी उत्पत्ति किससे हुई है बाबू, विभाज्य ऊतक के कोशिका से या ऊतक से हुई है। ठीक है, अब ये होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहला सरल, जिनको कहते हैं हम लोग सिंपल टिश्यू। ठीक है, सरल ऊतक यानी कि सिंपल टिश्यू। दूसरा जटिल, जिसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। लास्ट में टिश्यू ऊतक लगा लीजिएगा, ठीक है, या एक मिनट, सरल ऊतक, चलिए ये दोनों के दोनों आपके प्रकार। ये किसके प्रकार हुए, अस्थाई ऊतक के। तो पहला चीज तो एकदम दिमाग में होगा कि भाई दोनों में से किसी की कोशिका क्या नहीं करेगी, विभाजन नहीं करेंगी, कतई विभाजन नहीं करेगी, गलती से भी नहीं। ठीक है, चलो अब देखा सरल और जटिल, इन दोनों में क्या अंतर है। अब देखो सरल की कोशिका की अगर मैं बात करूं तो पिक्चर से ही समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये एक प्रकार की कोशिका का समूह दिख रहा है, एक और देख लेते हैं यहां पे। ठीक है, दो यहाँ पे मैंने कोशिका का समूह दिखाया, यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा कह सकते हैं कि दो प्रकार के ऊतक हम देख रहे हैं। ये एक पहला प्रकार, ये एक दूसरा प्रकार। अब ये पहले प्रकार को सपोज हमने मानने के लिए नाम दे दिया कि ये ए ऊतक है और ये बी ऊतक है। तो ए ऊतक क्या आपको एक ही प्रकार की कोशिका दिख रही कि नहीं दिख रही, अब बी ऊतक में भी एक ही प्रकार की कोशिका दिख रही है। तो सिंपल सा कि सरल ऊतक ऐसा ऊतक यानी कि ऐसे कोशिका का समूह होता है जिसमें एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है, ऐसे समूह को क्या नाम दिया जाता है, सरल ऊतक। कार्य का कोई डिस्कशन नहीं किया कि आगे चल के ये क्या काम करेगा, कैसा होगा, वो सब कुछ आएगा। फिलहाल एक बिंदु हमने केवल समझा कि सरल ऊतक वैसे ऊतक होंगे जिनमें कोशिकाओं का समूह एक जैसा होगा। ठीक है, अब आइए जटिल में बात करें अगर हम, तो जटिल में जो होता है क्या, देखो तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह दिख रहा है क्या, यानी कि हर बार कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की कोशिका आ रही है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समूह से बना हुआ ऊतक क्या कहलाएगा, जटिल ऊतक। ठीक है, अच्छा ऊतक जो होते हैं काम तो एक ही करते हैं, ये भी याद रखना है। अब ये ऊतक है, ठीक है, अब इन सारी कोशिकाओं का जो कार्य होगा वो क्या होगा, एक होगा। इन सभी कोशिकाओं के समूह का कार्य भी क्या होगा, एक होगा। वैसे ही इन सभी कोशिकाओं के समूह का कार्य भी क्या होगा बाबू, एक होगा। यानी कि कार्य तो एक ही में लगे होंगे लेकिन विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोशिका से इनका निर्माण हुआ। यहां तक की बात पहले बिंदु समझ में आ गई। दूसरा, ये पहला बिंदु हमने बस नॉर्मली ये समझा है कि इसके पास कैसी कोशिका का समूह पाया जाता है। दूसरा, अब इसके प्रकार की बात करूं यदि मैं, तो ये होते हैं बच्चा 3 प्रकार के, जबकि इसके अगर हम प्रकार की बात करें तो ये कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, सबसे पहला इसमें कौन आ रहा है, जाइलम, और दूसरा फ्लोएम। इसमें सबसे पहले आपका मृदुतक, दूसरा है स्थूल कोण,
और तीसरा दृढ़ोत्तक। ठीक है, ये 3 प्रकार हो गए आपके सरल ऊतक के, और ये 2 प्रकार हो गए आपके जटिल ऊतक। ये चीज पहले भी बता रखी है, इनको लिखना है, लिख के खत्म करो, अदरवाइज इससे मिटा के आगे बढ़े हम फटाफट। देखो एक बात यहां से दिमाग में रखना, जैसे दृढ़ ऊतक है ना, इसको याद रखना बच्चा, ये क्या होता है, मृत कोशिका होता है, और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, जीवित कोशिका होती है। अब मृत और जीवित ये किसके सेंस में है, ये मृत और जीवित जो है ये कोशिका के संबंध में हो गए, लेकिन मैंने किसी को मृत कहा है, किसी को जीवित कहा है, दोनों में अंतर क्या होगा, क्योंकि हर बार कहते हैं ना कि कोई ना कोई तो आधार माना होगा हमने, बिना आधार के तो दोनों को अलग करेंगे नहीं। ठीक है, तो अब बताओ कि इन दोनों के बीच में क्या आधार मान करके हमने इनको अलग किया होगा। इसे दृढ़ ऊतक को कहा है कि ये मृत है, बाकी दोनों को कहा है कि जीवित है, तो कुछ तो आधार होगा ना अंतर होने के लिए। क्या आधार होना चाहिए, कल तो पढ़े ही नहीं है सर, के में फंसे रह गए हम लोग। प्रकाश संश्लेषण तो करेगा ही करेगा, ये काम होता है किसका, मृदूतक का। ये शरीर का सबसे मुख्य घटक होता है, इसका काम ही है प्रकाश संश्लेषण करना, भोजन बनवाना, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं भोजन को संचित करना, ये सब इसके मुख्य कार्य, वो अलग है। लेकिन हमने बस एक बिंदु के लिए पूछा है, इन दोनों को कहा है जीवित, इसको कहा है मृत, किस आधार पर, कुछ तो अंतर होगा उन दोनों के बीच में और ये तीसरे के बीच में। चलिए ये बिंदु याद रखिएगा। क्या देख रहे हैं हम लोग, मृदूतक की बात कर रहे थे हम लोग, इसको अंतरा और अंतर आ रहे हैं ना बिंदु भाई, सबको लेकर के आ रहे, काय परेशान होते हो। देखो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस जटिल को तो हटा ही दें हम लोग, जटिल को बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ रहे हैं हम लोग सरल, और सरल में भी किसको पढ़ रहे हैं बाबू, मृदूतक को। ठीक है, अब मृदूतक के बारे में बात किया तो सबसे पहला बिंदु क्या बोला कि ये शरीर के अंदर की सबसे मुख्य घटक है, यानी कि अगर पादप शरीर की अगर बात करें तो उस पादप शरीर में पाया जाने वाला आपके सरल ऊतक में से सबसे मुख्य घटक यही है। पहला बिंदु यही है। इस पहले बिंदु में किसी को कोई समस्या, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या बोला कि इसके कोशिका का जो आकार है कैसा है भाई, गोलाकार, अंडाकार और लंबाकार और बहुकोणीय। ठीक है, इन तरीके से हो सकता है। तीसरा बिंदु क्या है, बोलो जल्दी। हाँ, इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है। अब पतली होने के साथ साथ किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से बनी हुई है। चौथा बोला कि इनके कोशिका के बीच, अब देखो बाबू अगर गोलाकार कोशिका का, देखो पहला बिंदु समझ में आया कि ये मुख्य घटक है। दूसरा बिंदु क्या है, इसके आकार से संबंधित है, इसको भी तो समझने की कोई बात नहीं है। तीसरा बिंदु क्या बोला कि इसकी कोशिका भित्ति, अगर ये कोशिका है तो इसकी कोशिका भित्ति जो होगी वो क्या है, काफी पतली है, तथा ये बनी किससे है, सेल्यूलोज से। तीसरा बिंदु भी समझ में आया। अब चौथा बिंदु थोड़ा समझने लायक है, बताओ। देखो कह रहा है कि यहां पर यदि कोशिका का समूह बन रहा है, देखो क्या यहाँ पे खाली जगह बन रहा है, क्या है, दो कोशिका के बीच में ये रिक्त स्थान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो अब इसको बताओ कि क्या कहें, अंतर कोशिकीय अवकाश कहें कि अंतरा कोशिकीय अवकाश कहें, क्या कहना चाहिए, अंतर कोशिकीय अवकाश। यानी कि आपके सरल ऊतक के कौन सा मृदूतक में जो कोशिका का समूह होता है, इसमें क्या पाया जाता है बाबू, अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। सीधा सीधा इनके दो कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। हो गया। और पांचवा और अंतिम बिंदु क्या था कि इनके कुछ कार्य होते हैं, जैसे क्या करना, प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ क्या करना, भोजन का संचय करना। और उसके बाद क्या है, श्रावण करना।
श्रावण मतलब कि कहीं ना कुछ रसायनों का श्रावण कराना। तो ये सारे के सारे आपके बिंदु थे बाबू, किसके लिए? मृदुतक के लिए। बोलो समझ में आई बात या नहीं? चलिए, इसमें क्या क्या बिंदु देखा हमने, जरा इसको भी देख ले। चलिए पहला बिंदु बताइए बच्चा, जरा क्या लिखा हमने? चलो, द्विबीजपत्री पौधे के लिए है, तो सीधा से याद रखना कि ये जो है कि द्विबीजपत्री जो पादप है, उस द्विबीजपत्री पादप की जो बाह्य त्वचा है, उस बाह्य त्वचा के कहां पाया जाता है? नीचे पाया जाता है। याद रखिए सबसे पहला बिंदु कि आपका जो स्थूल कोण है ये कहां पाया जाता है? तो द्विबीजपत्री पादप के बाह्य त्वचा के निचले भाग में पाया जाता है आपका कौन? स्थूल कोण। दूसरे इसके आकार की बात की, कैसा होगा भाई? गोलाकार, और कैसा? अंडाकार, या तो फिर बहुकोणीय हो सकता है। ठीक है। तीसरा बिंदु क्या था कि इसके कोने पर, ठीक है, जैसे देखो ये एक कोशिका हो गई, ठीक। अब इसके कोने पर क्या हो रहा है? क्या क्या? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। इसके साथ साथ क्या है भाई? इसकी कोशिका भित्ति पतली है, ठीक है। अब पतली के साथ साथ क्या है कि इसके कोने पर आकर के इकट्ठा हो रहा है। कौन इकट्ठा हो रहा है भाई? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन आकर के इसके किनारे पर इकट्ठा हो जा रहे हैं, ऐसे। बात पल्ले पड़ी? तो इसके कोनों पर आकर के कौन इकट्ठा हो रहा है? तीनों नाम याद रखिए, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। और क्या बिंदु था? अब इसके कार्य थे, अच्छा, इसमें अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। अब देखो नहीं पाए जाने के पीछे का कारण क्या है? अगर गोलाकार भी है ये, ठीक है, तो इनके किनारे कैसे हो जाते हैं भाई? जमा हो जाता है। यहां पर आके क्या जमा हो जाता है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। इसी कारण से इनमें क्या नहीं बनता है? अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं बनता है। देखो ये जमा हो गया। जबकि इससे पहले वाले में हमने किसको देखा था बाबू? मृदुतक को। क्या वहां पे कुछ उसके कोने भरे थे? क्या नहीं भरे थे? तो नहीं भरे थे तो वहां पे खाली जगह मिल रहा था। यहां पर कहीं ना कहीं तीन चीजें आकर के भर गई हैं, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन, जिस कारण से क्या नहीं मिलता? यहां पर कोशिका के बीच में अवकाश नहीं मिलता, यानी कि खाली स्थान नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके कार्य से संबंधित था। ये कार्य क्या करता है? तो किसी पादप में जो नया भाग विकसित हो रहा है या फिर जो वृद्धि कर रहा है, अब पादप में वृद्धि करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पत्तियां वृद्धि कर रही हैं, पत्तियां के साथ साथ तना वृद्धि कर रहा है, तो इसको सपोर्ट देने का काम करता है। यानी कि क्या करता है बाबू? ये यांत्रिक सहारा देता है। अब देखते हो, सोच के देखो जरा कि हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, पत्तियां जो हैं पर्णवृंत से लटकी हुई हैं, ठीक है। अब पर्णवृंत तो क्लियर है सभी को? ये कुछ ऐसे, ठीक है, ये टहनी से जुड़ा हुआ भाग है। अब ये हवा चल रहा है, ये पत्ती क्या हो रही है कि पर्णवृंत से ऐसे हिलते जा रही है, लेकिन ये गिरती नहीं है। अब एकदम सूखी हुई होगी तभी गिरेगी वो, ठीक है। अब गिरती नहीं है, रीजन है कि किसको क्या दिया जा रहा है बाबू? यांत्रिक सहारा दिया जा रहा है। यांत्रिक सहारा का मतलब होता है इंटरनल सपोर्ट, इंटरनल सपोर्ट। अब जैसे इस मकान की बात कर ले, ये मकान क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि इसमें क्या दिया गया? इंटरनल सपोर्ट दिया गया। जैसे क्या दिया गया? पिलर। तो वैसे ही इनमें भी क्या पाया जाता है बच्चा? एक खुद का अपना इंटरनल सपोर्ट, और वो इंटरनल सपोर्ट देने का काम कौन करता है? स्थूल कोण करता है। ठीक है, खत्म हो गया ये भी। तीसरा कौन है आपका? दृढ़ उत्तक। उसको भी लेकर के आइए, उसको भी खत्म कर लेंगे।